जिस वक्त मैं इस वीडियो के रिसर्च की शुरुआत कर रहा हूँ उस वक्त इंडिया में हर दिन 2.5 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, पर शायद अब बेहतर यही है कि हम डरें। सारे प्रिकॉशंस को एक नेसेसिटी की तरह फॉलो करने की ज़रूरत है, ना कि एक गवर्नमेंट एडवाइजरी के जैसे। अभी के हालात की बात करें तो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, एज्ड पॉपुलेशन को वैक्सीन मिल रही है। हालांकि वैक्सीन को दिए जाने की ये रेंज लगातार बढ़ती जा रही है। फैटिलिटी रेट भी घट रहा है, पर फैटिलिटी रेट कम होना आपको इस पैंडेमिक का सही आइडिया नहीं दे सकता, स्पेशली इन सेकेंड वेव में जहां कोरोना केसेस एक्सेप्शनल तौर पे बढ़ रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय एन एग्जांपल। अगर इंडिया में टोटल 5 कोरोना केसेस हैं और उनमें से 2 की डेथ हो जाती है तो फैटिलिटी रेट हो जाता है 40%। कितना ज़्यादा लगता है ना सुनने में, पर यहाँ पे डेथ हुई है सिर्फ 2 लोगों की। पर अगर इंडिया में कोरोना केसेस हैं 20,000 और उनमें से 200 लोगों की डेथ हो जाती है तो फैटिलिटी रेट होगा 1%, पर यहाँ पे डेथ हुई है 200 लोगों की। तो अगर इन्फेक्टेड लोगों का नंबर लगातार बढ़ता रहता है जैसे कि इंडिया में हो रहा है, तो फैटिलिटी रेट कैन नेवर बी अ मेजर टू अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड सीवियरिटी ऑफ कोरोना। एपिडेमियोलॉजिस्ट और हेल्थ स्पेशलिस्ट का मानना है कि कोविड-19 हमारे साथ रहने वाला है, पर जैसा पिछले साल था वैसा नहीं। कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने होंगे जिनको पिछले साल की मुश्किलों से हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम है वो नई है, तो जो सॉल्यूशन होंगे वो भी नए होने चाहिए। कंक्लूसिव वर्ड्स में कहूँ तो शायद कोविड-19 ऑलरेडी ओवर हो चुका है। जो आज हमारे साथ है वो है कोविड-21। पर है क्या ये कोविड-21 और कैसे ये उस कोविड से अलग है जिससे हम बचते बचाते पीछे छोड़ के आए हैं, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। कोविड-21 कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि एक म्यूटेंट है सार्स कोविड-19 का, जो 2021 में लोगों को बीमार कर रहा है। जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी एक इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आने के बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है, स्मार्ट और एडवांस हो जाती है, अपने अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस ले आती है, वैसे ही बीमारियां स्टैटिक नहीं होती। इनको फैलाने वाले पैथोजेंस और वायरस भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। लास्ट ईयर जिस तरीके से हम लोगों ने खुद को इवॉल्व किया है, हम सबकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारे मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम में कई चेंजेस आए हैं। उसी तरह कोविड-21 वेरिएंट्स प्रोडक्ट हैं इन सभी चेंजेस का। एंड दिस कोविड-21 इज मच स्मार्टर देन द कोविड-19, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये वायरस अपने आप को और बदले। और ये एक रीज़न भी है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना कई हद तक ज़्यादा डेंजरस है फर्स्ट वेव से, क्योंकि फर्स्ट वेव को स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएंट्स ने लीड किया था और उन सारे वेरिएंट्स का बिहेवियर भी काफ़ी हद तक सेम था, जिन्हें ट्रैक करना और आइडेंटिफाई करना आसान था। पर अब इस सेकेंड वेव में कई सारे वेरिएंट्स हैं जो ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा कंटेजियस हैं और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से फैल रहे हैं। चलिए मिलाता हूँ मैं आपको इन्हीं में से कुछ वेरिएंट्स से, और आप शायद तब समझ पाएँ कि क्यों उनको एक साथ ट्रेस करना, ट्रीट करना और इनसे बचना इतना मुश्किल हो रहा है। ग्लोबली कोरोना वायरस के 3 सिग्निफिकेंट वेरिएंट पाए जाते हैं। इनफॉर्मली हम इन्हें जिस देश में ये पहली बार पाए गए उसके नाम से ही बुलाते हैं। पहला है UK वेरिएंट, जिसका ऑफिशियल नाम है B117। दूसरा साउथ अफ्रीका वेरिएंट, जिसका नाम है B1351। तीसरा है ब्राज़ील वेरिएंट, जिसका नाम है P1। बात करें इंडिया की तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रीजन में कोरोना के कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट पाए गए हैं, जैसे कि B136 वेरिएंट बैंगलोर में एक भारी परसेंटेज में पाया गया है। B136 का ही म्यूटेटेड वर्जन, जिसका नाम N440K है, साउदर्न स्टेट्स में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जबकि B117 वेरिएंट पंजाब में डोमिनेट कर रहा है। अगर इन वेरिएंट्स को आप ध्यान से समझेंगे तो महाराष्ट्र में कोविड केस के जो सडन स्पाइक हैं उसको भी समझ पाएंगे। कोरोना का एक वेरिएंट जिसका नाम B1617 है, इसको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है महाराष्ट्र में कोरोना केसेस के सडन इंक्रीज के लिए। इस वेरिएंट के 2 स्पेसिफिक म्यूटेशन हैं, E484Q एंड L452R। ये दोनों ही म्यूटेंट्स पाए गए हैं उन रीजन्स में जहां पे महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में स्पाइक देखने को मिला है। और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो L452R म्यूटेशन है वो इम्यून एस्केप भी कर सकता है। इसका मतलब इसके पहले वाले इन्फेक्शन के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज से बच सकता है, जो इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस बना देते हैं। इस डबल म्यूटेंट कोविड वेरिएंट B1617 को इंडियन वेरिएंट के नाम से भी जाना जा रहा है। एंड कई कंट्रीज जो इंडिया के ऊपर ट्रैवल बैन लगा रही हैं, उन्हें इसी वेरिएंट के फैलने का डर है इंडियन सिटीजन से।
और जैसे जैसे ये म्यूटेशंस हो रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं, हमारी बॉडी को फिर से काम करना पड़ता है वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। और इस इम्यूनिटी सिस्टम का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारी इस लड़ाई में। पर ये इम्यूनिटी डेवलप होती कैसे है, और अगर पुराने वेरिएंट के लिए किसी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो क्या कोविड-21 के लिए भी असरदार साबित होगी? टी सेल्स यानी थाइमस सेल्स और बी सेल्स यानी बोन मैरो सेल्स, ये दो सेल्स हैं जो प्रायर इन्फेक्शन की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करती हैं और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये जनरली किसी भी एंटीबॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बात आती है किसी भी वायरस के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन की। और साइंटिफिक एविडेंसेस ने ऑलरेडी बताया है कि ये दोनों सेल्स मेमोरी फॉर्म कर सकती हैं SARS-CoV-2 के लिए। एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग सार्स कोरोना वायरस से 2003 में इन्फेक्ट हुए थे, उन लोगों की टी सेल ने 17 ईयर्स के बाद भी वायरस से निकलने वाले प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लिया था। एंड इफ दैट्स द केस, मतलब अगर हमारी टी सेल इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तो हो सकता है कि कोविड-21 हमारे लिए कम डेंजरस हो। पर इसमें भी एक्सेप्शंस हैं और कई सवाल भी। बायोलॉजिस्ट और फॉर्मर हार्वर्ड प्रोफेसर विलियम हेस्टलिन टी सेल की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं, इट सीम्स टू मी दैट द टी सेल थ्योरी इजंट गोइंग टू होल्ड अप। उनका मानना है कि हाँ, हो सकता है कि सेल वायरस को रिकॉग्नाइज करने में सफल हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें मीनिंगफुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा पाएगी वायरस के अगेंस्ट। हो सकता है कि दूसरी बार में डिजीज माइल्ड हो जाए, पर अगर म्यूटेशन होता है या कोई दूसरा वेरिएंट सेम इंसान को इन्फेक्ट करता है तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। थोड़े और कठोर शब्दों को यूज़ करते हुए हेस्टलाइन हर्ड इम्यूनिटी को एक फैंटेसी कहते हैं। उनका कहना है कि हम पिछले 60 सालों से कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, पर हर साल वायरस वापस आ जाता है म्यूटेट होके, और भी ज़्यादा कंटेजियस और डेडलीस्ट होके। एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि कोविड-21 का एक बुरा या कमज़ोर वर्जन भी कोविड-19 से कई मायनों में अलग होगा, और ऐसे केस में हो सकता है कि कई सीवियर केसेस को वैक्सीन की मदद से माइल्ड किया जा सके। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में वायरस से बचने का सोच रहे हैं तो वैक्सीन के साथ साथ हमें रेगुलर इंटरवल्स में इम्यूनिटी बूस्टर्स भी लेनी पड़ेंगी। इस बात को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर इसी स्पीड से कोरोना के नए म्यूटेटेड वेरिएंट्स आते रहे तो वैक्सीन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहने वाली है। मे बी ये हमें 1-2 साल के लिए सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बचा ले, बट व्हाट्स आफ्टर दैट। विलियम हेस्टलाइन जो हर्ड इम्यूनिटी को फैंटेसी बताते हैं, उनका ये मानना है कि वी माइट होप फॉर अ यूनिवर्सल वैक्सीन, मतलब एक ऐसी वैक्सीन जो SARS-CoV-2 के सभी स्ट्रेन्स के खिलाफ और फ्यूचर में आने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ भी काम करें। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इल्यूजन है। कुछ रिसर्च ने इसको लेके कुछ प्रोग्रेस दिखाई है नैनो पार्टिकल इम्यूनाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इसमें अलग अलग वायरसेस के फ्रैगमेंट को कंबाइन किया जाता है, और आप फ्यूचर में देखेंगे कि जैसे जैसे ये स्ट्रेन्स बढ़ेंगे, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की रेस शिफ्ट होगी एक ग्लोबल वैक्सीन बनाने की तरफ। और सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, जो दूसरे रिसोर्सेज हैं कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, उनको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अपने आसपास सुना होगा कि लोग कोरोना के सीवियर सिम्टम्स दिखा रहे हैं पर फिर भी कोविड टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस का रीज़न ये है कि पुरानी टेस्टिंग किट्स डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं नए स्ट्रेन्स को, एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस कितने सीरियस हो सकते हैं यू कांट इवन इमेजिन। क्योंकि आज लगभग इंडिया के सभी कोविड हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर बेड्स तभी मिलेंगे जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। एंड एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ टेस्ट डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है स्ट्रेन को, एक सीवियर पेशेंट के लिए चीज़ें कितनी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, यू कैन थिंक ऑफ इट। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस यूनिवर्सल वैक्सीन को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।